नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत और मैं आपके साथ गौरवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। सीएम धामी कैबिनेट की बैठक आज उत्तराखंड सचिवालय में शाम 4:30 बजे होगी मीटिंग। अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चंपावत दौरा। टनकपुर में पुस्तक मेले का किया शुभारंभ, कहा इससे लोगों और युवाओं को मिलेगी प्रेरणा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कल उत्तराखंड दौरा। हरिद्वार में दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव में करेंगे शिरकत। वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। नए वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की पहल, बजट कैसा हो इसके लिए लोगों से मांगे सुझाव। 10 जनवरी तक बजट पर सरकार को भेज सकते हैं प्रतिक्रिया। वहीं कांग्रेस ने उठाए सवाल। प्रदेश में फिर बदले मौसम। 22 और 23 दिसंबर को पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होने के आसार। प्रदेश में बढ़ेगी ठंड। राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज सचिवालय स्थित वीर चंद सिंह गढ़वाली सभागार में शाम 4:30 बजे ये बैठक आयोजित होगी। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में कई मुद्दों पर मुहर लग सकती है। बता दें कि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों का नियमितीकरण, डॉक्टरों के बॉन्ड की समस्त जिम्मेदारी, स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग से चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रस्ताव, पीपीपी मोड पर चल रहे अस्पतालों के भुगतान के प्रस्ताव जो है बैठक में आ सकते हैं। इसी के साथ प्रांतीय रक्षक दल के जवानों के रिटायरमेंट की आयु 50 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने पर भी मुहर लग सकती है। अनेक अहम प्रस्तावों पर भी इस बैठक में मुहर लग सकती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 1 दिवसीय तय कार्यक्रम के तहत अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत के सीमांत टनकपुर नगर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम टनकपुर से देहरादून के लिए परिवहन विभाग के द्वारा शुरू की गई 42 सीटर वोल्वो बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और साथ ही इसी नई वोल्वो बस में सवार होकर द्वितीय पुस्तक मेले के आयोजन स्थल पर भी पहुंचे, जहां पर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने विधि विधान से सीमांत क्षेत्र में आयोजित किए जा रहे द्वितीय पुस्तक मेले का शुभारंभ किया। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने स्वयं पुस्तक मेले में लगे बुक स्टॉलों पर जाकर पुस्तकें देखी और खरीदी। मैं पुस्तक मेले के आयोजकों को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आज दूसरी बार पुस्तक मेले का आयोजन यहाँ माँ पूर्णागिरी के धाम टनकपुर में हो रहा है। और निश्चित रूप से ये मेला केवल इस क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि हमारे समूचे उत्तराखंड के लिए, अन्य स्थानों के लिए एक प्रेरणा का कारण बनेगा, पाथेय का कारण बनेगा। क्योंकि जहाँ पुस्तक मेले हमारे समाज के अंदर पुस्तकों के चलन को, पुस्तकों की महत्ता को, उसके ज्ञान को लोगों तक ले जाने का काम करेंगे, वहीं कहीं ना कहीं आगे चलकर अन्य स्थानों पर भी इस मेले का आयोजन हो सकेगा। और सरकार भी इसके लिए प्रतिबद्ध है कि इस प्रकार के मेले लगे, हम आगे बढ़ें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का 23 दिसंबर को प्रस्तावित दौरा है, जिसको लेकर ड्यूटी में नियुक्त पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को वीवीआईपी प्रोग्राम को सकुशल संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं। आईजी गढ़वाल ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ये ड्यूटी काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए चाहे कर्मचारी स्तर पर हो या फिर अधिकारी स्तर पर सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। ड्यूटी में किसी भी स्तर पर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कल महामहिम उपराष्ट्रपति आ रहे हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए करीब 4 आईपीएस अधिकारी और 11 एडिशनल एसपी और एसपी, 6 कंपनी पीएसी और बड़ी संख्या में आर्मड पुलिस और सिविल पुलिस के जवानों की नियुक्ति की है, जो रूट में से लेकर या कार्यक्रम स्थल तक रहेंगे। साथ ही कंटिजेंसी जो भी हॉस्पिटल है वहाँ भी पुलिस की नियुक्ति की गई है।
जो भी पैरामीटर है ब्लू बुक के अनुसार से उन सबको देखते हुए ये ड्यूटियाँ हम लोगों ने लगाई। ट्रैफिक प्लान केवल कुछ समय का मूवमेंट है, फिर उसके बाद जो है जो हाईवे है यथावत चालू कर दी जाएगी। इससे जो भी आम जन है, यात्री है, ट्रैवल करने वाले, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। केवल फ्लीट के मूवमेंट के समय में ही कुछ देर के लिए वाहनों को रोका जाएगा ताकि फ्लीट बिना किसी बाधा के कार्यक्रम स्थल तक आ पाए। हरिद्वार में कई दिनों तक प्रस्तावित वीवीआईपी कार्यक्रम को लेकर पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के आगामी 23 दिसंबर यानी कल हरिद्वार दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। उपराष्ट्रपति आचार्य पीठ पर पदस्थापना के दिव्य 25 वर्ष संपूर्ण होने के उपलक्ष्य में श्री दत्त जयंती के मौके पर दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। प्रस्तावित वीवीआईपी भ्रमण कार्यक्रम को देखते हुए बीटीएस टीम, डॉग स्क्वाड और स्थानीय पुलिस के द्वारा जगह जगह चेकिंग की जा रही है। पुलिस चेकिंग के दौरान संदिग्ध वस्तुओं, व्यक्तियों और वाहनों को गहनता से जांच रही है। देहरादून भाजपा महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल और भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने संयुक्त पत्रकार वार्ता की, जिसमें मोदी है ना कार्यक्रम की रूपरेखा मीडिया के समक्ष रखी गई। मोदी है ना कार्यक्रम के तहत राजधानी देहरादून में 24 दिसंबर को अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसमें 25,000 से ज्यादा संख्या में लोग शामिल होंगे और कई वर्गों के द्वारा पदयात्रा निकाली जाएगी। तैयारी में ऐसा 24 तारीख को प्रातः 10 बजे से एक बड़ी पदयात्रा अपने महानगर देहरादून से पूरे प्रदेश के लिए प्रारंभ होने जा रही है और वो उसके बाद पूरे देश के अंदर जाएगी। आज मैं आपको पूरे विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ कि 24 तारीख को एक उत्सव का माहौल अपने देहरादून में होने वाला है और युवाओं के साथ साथ विभिन्न वर्गों से लोग इसमें प्रतिभाग करने जा रहे हैं। बड़ी संख्या में हमारी महिलाएं इसमें रहने वाली हैं, बड़ी संख्या में विभिन्न सामाजिक संगठनों से लोग इसमें रहने वाले हैं और यदि लक्ष्य की बात करूं या व्रत की बात करूं तो वहां कहीं ना कहीं 25,000 से अधिक संख्या में लोग आपको उस दिन दिखेंगे देहरादून की सड़कों पर। देहरादून से एक बहुत बड़े एक अभियान की शुरुआत हम 24 दिसंबर रविवार को करने जा रहे हैं। 25,000 से ज़्यादा संख्या में हमारे युवा, महिलाएं, व्यापारी, विभिन्न वर्गों के लोग उस दिन हमारे साथ एक पदयात्रा करेंगे, जिसमें मोदी है ना का एक संकल्प हम लेकर चलेंगे। और जिस तरीके से मोदी जी हमें एक गारंटी देते हैं, एक सुरक्षा कवच उन्होंने दिया है, उन्होंने हमारा मान सम्मान केवल इस देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बढ़ाया है। तो उत्तराखंड का युवा, उत्तराखंड की मातृशक्ति, उत्तराखंड के विभिन्न वर्गों के लोग उस दिन मोदी है ना का एक संकल्प लेकर देहरादून की सड़कों पर निकलेंगे और एक संकल्प ये भी लेंगे कि आने वाले समय में उत्तराखंड जिस तरीके से मोदी जी पर लगातार विश्वास जताता आया है, चाहे वो कोई भी चुनाव हो, कोई भी अभियान हो, चाहे कोई रेस्क्यू ऑपरेशन भी हो, तो उत्तराखंड को ये विश्वास रहता है। जैसा हमारे गबर सिंह नेगी जी ने उस टनल से निकलकर कहा था कि मुझे पूरा विश्वास था कि मोदी जी है ना, तो उसी कल्पना को लेकर, उसी संकल्प को लेकर देहरादून में हम ये एक भव्य पदयात्रा करेंगे। धामी सरकार ने उत्तराखंड के बजट की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने इस संबंध में जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं। वहीं कांग्रेस ने सरकार के द्वारा जनता से मांगी गई राय पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार सिर्फ खानापूर्ति और औपचारिकता करती है। सरकार अपने चहेतों से राय मांगकर खुद ही अपनी पीठ थपथपाती है, जिसका कोई लाभ जनता को नहीं मिलता है। जनता की जो राय मांगी जा रही है, सरकार केवल जो है इस पर बहानेबाजी कर रही है, खानापूर्ति कर रही है। भाई कोई ओपन फोरम होना चाहिए जनता के लिए कि जनता जहां पर जो है अपनी राय रख सके, क्योंकि ये केवल जो है अपनी जो आनुषंगिक संगठन है, संघ की विचारधारा से संबंधित उनकी राय को सबमिट कर लेते हैं। एक जो है पर्टिकुलर फॉर्मेट पर राय मांगी जाती है और सरकार अपनी पीठ भी खूब थपथपाती है। यही देखिए यूसीसी के मामले में भी यही हो रहा है। सरकार कह रही कि हमने 2 लाख से ज़्यादा लोगों से जो है राय मांगी। कौन लोग हैं वो? पब्लिक फोरम पर जब कोई चीज़ आई ही नहीं, आपने पब्लिक डोमेन में और बहुदलीय व्यवस्था का सम्मान नहीं किया, उसके बाद जो है आप केवल अपनी विचारधारा के लोगों की राय ले लेते हैं, औपचारिकता पूरी करवाते हैं और इसे सर्वसम्मति बताने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा।
लोकसभा और राज्यसभा के सत्र के दौरान विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर पूरे देश में इंडिया गठबंधन ने विरोध प्रदर्शन किया है। राजधानी देहरादून में भी प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसियों ने राजभवन का घेराव किया। सबसे पहले कांग्रेसी कार्यकर्ता कांग्रेस भवन में इकट्ठे हुए और यहां से रैली के रूप में राजभवन के लिए उन्होंने कूच किया, लेकिन बीच में ही हाथे बड़कला के सर्वे ऑफ इंडिया के पास पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रैली को रोक दिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस को रोकने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता वहीं बैठ गए और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है और ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा से बचना चाहती है। डेमोक्रेसी खतरे में है और लोकतंत्र की रक्षा के दिन के रूप में हम इसको आज मना रहे हैं। 142 सांसदों का निलंबन और बल्कि और कुछ लोगों का और हो गया है। ये साबित करता है कि सरकार किसी भी उस व्यक्ति को सहन करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो सांसद हों, चाहे वो चुने हुए प्रतिनिधि हों। जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरुद्ध कुछ भी बोलता है उसके खिलाफ एक्शंस होते हैं। अब तो हद होगी जो संसद इस चीज़ के लिए बनी है कि वहाँ ज्वलंत मुद्दों को उठाया जाए, राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उनको उठाया जाए, वहाँ भी आप कुछ नहीं बोल सकते। नरेंद्र मोदी और अमित शाह से क्वेश्चन कर रहे हैं, उन सबको निलंबित किया जा रहा है, जो अपने आप में एक बहुत खतरे के रूप में, बड़े खतरे के रूप में हम देख रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा में 153 सांसदों को निलंबित किया गया है और मैं कह सकता हूं ये लोकतंत्र पर प्रहार है। विपक्ष के बिना लोकसभा चलाने का कुत्सित प्रयास जो है सरकार ने किया है। सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। उत्तराखंड के साथ ही पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी के द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की जा रही है, जिसके चलते हल्द्वानी में भी आज जोरदार प्रदर्शन किया गया। वहीं हल्द्वानी के विधायक ने कहा कि आज किसी प्रकार से लोकतंत्र में लोगों की आवाज दबाने का काम बीजेपी कर रही है। मौजूदा परिस्थिति में जिस तरह से संसद में अज्ञात लोग घुसकर नारेबाजी करते हैं, उससे पता लगता है कि किस तरह से भारत की सुरक्षा हो रही है। वहीं इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने जब आवाज उठाई तो कांग्रेस के सांसदों को निलंबन की कार्रवाई की गई। इसी के विरोध में कांग्रेस के द्वारा जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी की गई। साथ ही राष्ट्रपति से मांग की गई कि जिन सांसदों को निलंबित किया गया है उनको अगर वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। भर में जो इंडिया गठजोड़ है और जो 143 सांसद निलंबित करे गए हैं, एक तरीके से विपक्ष की आवाज़ को सड़क से सदन तक दबाने का जो ये फांसीबाज सरकार प्रयास कर रही है, इसके खिलाफ देश भर में धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, ज्ञापन प्रेषित करे गए हैं राष्ट्रपति महोदय के नाम पर। और क्या अलोकतांत्रिक व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के राजकाज में है, सबको विदित हो चुकी है। सांसदों ने सुरक्षा की जो बहुत भारी चूक हुई उस पर आवाज़ जब उठाई तो उन्हें निलंबन कर दिया जाता है। वही 13 दिसंबर थी 2001 में जब संसद पे इतना गहरा हमला हुआ, और उसी दिन इस वर्ष 2023 में जो युवक घुसे और उन्होंने गैस, अगर वो गैस की जगह कोई जहरीली गैस होती या कोई बम होता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? इस पे सवाल पूछने पे गृह मंत्री से सवाल आप पूछ नहीं सकते, प्रधानमंत्री से आप सवाल नहीं पूछ सकते। ये देश का लोकतंत्र बन चुका है। होंगे कि आज कांग्रेसी बहुत, जितना भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है पूरे, जिसका जो एक देश भर में जो हमारा इंडिया गठबंधन है उसका जितना कार्यकर्ता है पूरे देश में, देखिए आज कहीं ना कहीं पर एक लग रहा है कि लोकतंत्र खतरे में दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से इस सरकार ने एक आम आदमी की आवाज़ दबाने से लेकर के संसद में जो हमारे माननीय सांसद जो चुन करके भेजे जाते हैं उनकी आवाज़ दबाने का काम किया, और जिससे कि उन्होंने जो एक सही मुद्दा जिसमें कि संसद को खतरे की बात आती है, जिसमें एक संसद में हमला हो जाता है और उसमें जांच होनी चाहिए, वो कौन है, वो कैसे घुसे, इन सब की मांग करते हुए जो हमारे सांसदों पर जिस तरीके से इन्होंने उनकी आवाज़ बंद कराने का काम किया और 142 सांसदों को जिस तरह निलंबन किया, हम लोग उसकी घोर निंदा करते हैं। और हम लोग कांग्रेस पार्टी के माध्यम से और आज के प्रदर्शन उधम सिंह नगर की किच्छा में कांग्रेसियों ने निलंबित सांसदों का निलंबन वापस करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने केंद्र की भाजपा सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने और संविधान के नियमों का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया है। प्रदर्शन के बाद कांग्रेसियों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन प्रेषित किया।
जनता पार्टी की केंद्र की सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, लोकतंत्र को समाप्त कर रही है। जब से देश आज़ाद हुआ है, पार्लियामेंट में पहली बार 150 सांसद के लगभग निलंबित किए गए। ये एक इतिहास लिखा गया है और इस काले इतिहास का कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र सरकार जिम्मेदार है। इस तरह से निलंबन कभी होते हैं विधानसभाओं में, लोकसभा में, राज्यसभा में ही तो एक स्थान है जहां पर लोकतंत्र की बात की जा सकती है, अपनी बात कही जा सकती है। अब लोकतंत्र को भी खत्म किया जा रहा है, जबान बंद की जा रही है, स्पीकर बंद कर दिए जाते हैं लोकसभा के अंदर, विपक्ष की बात को दबाया जा रहा है। हमारे पार्टी के और जो अलायंस था, सबके जो स्पीकर जो निलंबित किए गए, उसके विरोध में आज समस्त कांग्रेस लोग इकट्ठे हुए हैं। विधायक जी के नेतृत्व में हम लोग एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे। हिटलरशाही के खिलाफ जबरदस्त हिटलरशाही है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। इस चीज़ में लोकसभा बिल्कुल एकदम, लोकसभा क्या कहिए, हिटलरशाही की लोकसभा हो गई। इसको ख़त्म करने के लिए सब लोग आज इकट्ठे हुए हैं। श्री विधायक तिलकराज बिहड़ जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की मनमानी और तानाशाही को लेकर के सब लोग इंदिरा गांधी खेल मैदान में एकत्रित हुए हैं। जो राज्यसभा सांसदों को निलंबित किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ये देश के अंदर जो प्रथा है, ये गलत प्रथा को चलाया गया है भाजपा द्वारा। ऐसी पार्टी के अंदर जो प्रथा है, जो लोकतंत्र की हत्या करने वाली पार्टी है, इसको किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा और इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। उत्तराखंड में तेजी से निवेशकों के द्वारा किए गए एमओयू पर धरातल पर उतारने की तैयारी की जा रही है। शिक्षा विभाग और एमडीडीए में भी तेजी से काम किया जा रहा है। डीजी शिक्षा और वीसी एमडीडीए बंशीधर तिवारी के मुताबिक शिक्षा विभाग में पहाड़ों में स्कूलों के प्रस्ताव मिले हैं, उनमें से जल्द ही ज्यादातर को जमीन दिखाकर उनको धरातल पर उतारा जाएगा। वहीं उनके अनुसार एमडीडीए में 10,000 करोड़ के एमओयू हुए हैं, जिनमें से 5,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हो गई है। स्कूल और बोर्डिंग स्कूल दोनों तरह के बनाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग उनके साथ बैठक करेंगे, जिन जिन जिलों का और जिन तहसीलों का प्रस्ताव आया है, फिर उनमें हेल्प करेंगे कि आगे उनका स्कूल बने। सर, एमडीडीए में भी बड़े निवेश के लिए एमओयू हुए हैं, सर वहाँ की स्थिति क्या है सर? एमडीडीए का जो टारगेट हमें दिया गया था 10,000 करोड़ का दिया गया था, उसमें से 5,000 करोड़ की हमने ग्राउंडिंग कर दी है। रेस्ट जो बचे हुए हैं अगले 1-1.5 महीने में उसको पूरा कर देंगे। एसडीएम लोहाघाट ने पीडब्ल्यूडी और जल संसाधन को एक हफ्ते में हथरंगिया क्षेत्र में काम पूरा करने के कड़े निर्देश दिए हैं। साथ ही कार्य में देरी के लिए नाराजगी उन्होंने जताई। दरअसल पिछले 1 महीने से नाले निर्माण और पाइपलाइन शिफ्टिंग का काम अधूरा छोड़ा हुआ है, जिसकी वजह से क्षेत्रवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को क्षेत्रवासियों ने पीडब्ल्यूडी और जल संस्थान के खिलाफ कार्य पूर्ण करने की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया गया था, जिसके बाद एसडीएम रिंकू बिष्ट ने तत्काल संज्ञान लेते हुए पीडब्ल्यूडी और जल संस्थान की अभियंताओं के साथ कार्यस्थल का निरीक्षण किया। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।